बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कहीं घूमने गए हैं? जैसे कोई हिल स्टेशन हो, दक्षिण भारत के मंदिर हो, उत्तर भारत हो या दार्जिलिंग हो, कन्याकुमारी हो या फिर बर्फ़ की वादियाँ हो। कितना मज़ा आता है इन सारी जगहों को घूमने में। और वहाँ की तरह तरह के भोजन, व्यंजन, वो खाने में तो और भी मज़ा आता है ना? कहीं पारंपरिक थाली तो कहीं फास्ट फूड। पारंपरिक थाली से मतलब है उस जगह विशेष का स्थानीय भोजन या लोकल फूड। जैसे दक्षिण का इडली सांभर तो उत्तर भारत के छोले कुलचे, कोलकाता के रसगुल्ले तो गुजरात का ढोकला। और आजकल तो फास्ट फूड अपने जोर शोर पर है। पहले हम देसी पकवान पसंद करते थे जैसे लड्डू, लेकिन आजकल फास्ट फूड ने अपनी जगह बना ली है। तो बच्चों, मैं आपको इतने सारे व्यंजन क्यों बता रही हूँ? इतने सारे पकवान बताने का मतलब क्या है मेरा? क्योंकि आज हमारा पाठ इसी पर आधारित है, खान पान की बदलती तस्वीर। तो बच्चों, अब आप खान पान की बदलती तस्वीर के पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना? अच्छा, अब हम पाठ के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो लेखक हैं, प्रयाग शुक्ल जी, उनके बारे में जान लें, उनके जीवन परिचय को समझ लें। चलिए, आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और एक-एक चीज को अच्छे विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? प्रयाग शुक्ल जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता शहर में हुआ था। हिंदी विधाएं, इन्हें क्या-क्या चीजें आती थी, उस बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये उपन्यास लिखते थे, संस्मरण लिखते थे, कविता, कहानी, निबंध और अनुवाद भी इन्होंने किया हुआ है। फिर इसके बाद इनके जो कविता संग्रह है, कविता संग्रह का मतलब है कि इन्होंने जितना भी कविताएं लिखी हैं, मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी ली हुई है, लेकिन इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। तो चलिए अब हम देख लें इनकी कविताएं कौन कौन सी है। कविता संग्रह, यह एक दिन, अधूरी चीजें तमाम, बीते कितने बरस आदि। कहानी संग्रह है इनके, अकेली आकृतियां, इसके बाद काई, और भी बहुत सारी है। उपन्यास इनके, गठरी, आज और कल, लौटकर आने वाले दिन। फिर इनको जो सम्मान मिला हुआ है, जो पुरस्कार मिले हुए हैं, वह इस तरह से है। साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। बच्चों, ये है प्रयाग शुक्ल जी का जीवन परिचय। इसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम खान पान की बदलती तस्वीर को समझते हैं, पढ़ते हैं और उसकी मैं व्याख्या करूंगी। खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमारी खान पान की बदलती तस्वीर कैसे है। पहले हमारे पास पकवान हुआ करते थे जो हमारी मम्मी बनाती थी, है ना? और आज की स्थिति में हमारे पास कौन कौन से व्यंजन है, या हम कहें कि फास्ट फूड है, जंक फूड। फास्ट फूड में क्या है, हमारे पास पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, ये सारी चीजें हैं। और पकवान में गुजिया, चकली, जलेबियां, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो पहले जो हमारे पुराने पकवान हुआ करते थे और आज की स्थिति में क्या है, ये बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसको लेखक ने कहा है कि खान पान की बदलती तस्वीर, मतलब अब पकवान से हम फास्ट फूड की ओर आ रहे हैं, इसे बताया गया। और जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। तो खान पान की बदलती तस्वीर के लिए लेखक ने कहा है कि खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। पहले पकवान हुआ करते थे और अब फास्ट फूड में आ गए हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं पर भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है।
2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे और बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर जगह मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अब जगह बना चुकी है। बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसे हम देख लेते हैं। संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। फिर उसके बाद है विज्ञापित रूप से, विज्ञापन जिसका अर्थ होता है विज्ञापन द्वारा। फिर है ढाबा। ढाबे का अर्थ है भोजनालय या जलपान गृह जहाँ पर हम खाना खाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो पाठ का टॉपिक है खान पान की बदलती तस्वीर, उसमें खान पान जो आया है बच्चों, इधर पे अगर हम थोड़ा सा खान पान को अलग करें तो खान पान, और यदि हम इसे और अच्छे से अलग करें तो खान और पान होता है, तो ये समास की जगह पर आता है। इधर पे खान और पान द्वंद्व समास कहलाता है। जहां कहीं पर भी और लग जाता है वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, तो यह द्वंद्व समास के उदाहरण। फिर विलोम शब्द, अभी हमने जो पढ़ा उसमें विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे सीमित और संभव। सीमित का विलोम होता है असीमित और संभव का विलोम शब्द होता है असंभव। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। कुछ चीजें और भी हुई हैं, इसका मतलब है कि कुछ बदलाव और भी हुए हैं। जैसे कि अंग्रेजी राज में जो ब्रेड हुआ करती थी साहबी ठिकानों तक हुआ करती थी। साहबी ठिकाने अर्थात जहाँ पे लगे अमीर लोग रहते हैं उनके लिए कहा गया है, तो साहबी ठिकानों तक होती थी, वह आज आम जनता तक पहुंच चुकी है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी कहने से मतलब आज की जो जनरेशन है, आज जो युवा वर्ग है, या हम कह सकते हैं स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं पर नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आज आपको नहीं पता होगा कि गुजिया, जलेबी, खाखरा, फाफड़ा ये क्या कहलाता है, लेकिन बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चाइनीज आप ये सब जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली की छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई है। आज आप जहाँ कहीं पर भी देखें, चाहे आप दक्षिण भारत में हैं तब भी आपको उत्तर भारत के छोले कुलचे जरूर मिल जाएंगे, और आप उत्तर भारत में हैं तो आपको दक्षिण भारत की इडली सांभर वहां पे जरूर मिल जाएगी। जानकार भी ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रह गई है। पहले जो टेस्ट आया करता था आज वो नहीं है, यानी जो चीजें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में बहुत फर्क आ रहा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कहाँ रह गई है। बच्चों, आज की स्थिति में चाहे गृहिणियां हों और चाहे कामकाजी महिलाएं हों, उनके पास भी समय नहीं रह गया है। कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास वह सुबह जाती है और शाम को आती है, इस कारण से समय नहीं रह गया है, और गृहिणियों के पास भी बहुत मुश्किल से उन्हें भी समय मिलता है, जिस कारण से वे पकवान नहीं बना पाती हैं, वे चीजों को सहेज करके नहीं रखती हैं। पहले के समय में जो गृहिणियां हुआ करती थी वो बड़ी, पापड़, खरबूजों के दाने को सहेज करके रखती थी, पूरे साल भर चलता रहता था और हमें खाने का जायका भी मिलता था। लेकिन आज समय न होने के कारण ये सारी चीजें हमें मिलती नहीं है जिसे हम बाहर से खरीदते हैं, लेकिन बाहर में वह टेस्ट नहीं मिलता है जो माँ के हाथ के खाने में मिलता है ना। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के पास खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच ही दुस्साध्य हो गया है, मतलब वो अब नहीं तैयार कर पाती है। यहाँ पर दुस्साध्य शब्द आया है जिसका अर्थ होता है मुश्किल या कठिन, और एक पर्यायवाची शब्द भी आया है मौसम। मौसम का पर्याय है काल, समय, ऋतु। हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है,
और दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। बच्चों, पहले के समय में हम हमारे पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था, जिसके कारण कि हम समय के अनुसार बहुत सारी चीजें पकवान बनाते थे। लेकिन आज समय की कमी होने के कारण हम ऐसे देशी विदेशी व्यंजन अपनाते हैं जिसे बनाने में बहुत कम समय लगे। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जटिल प्रक्रियाएं जिसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है, जो हमारे पास व्यंजन की पुस्तकें आती हैं, व्यंजन की पत्रिकाएं आती हैं, उसमें से हम जो कठिन प्रोसेस की रहती है उसे हम देख करके तो बना लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। शहरी जीवन का भागम भाग आज की स्थिति में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। इस कारण से ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें सब जायज लगती हैं कि हाँ, जो हो रहा है वो ठीक है, जल्दी फटाफट से किताब निकालो, उसमें रेसिपी देखो और फटाफट से बना लो। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी कई चीजों को धीरे धीरे वंचित कर दिया है। वंचित मतलब धीरे धीरे उस चीज से हमें उस चीज की कमी होने लग गई है, या हम उस चीज को खरीद नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जो महंगे होने के कारण नहीं खरीद पाते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता है, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। ऐसे बहुत से व्यंजन होते हैं जिसमें मेवे बहुत डलते हैं। मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू कतली है। काजू कतली में जब तक काजू नहीं होगा तब तक कतली कैसे बनेगी या मिठाई कैसे बनेगी, और काजू बहुत महंगे होते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होंगे, वहां पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 4-5 बार नहीं सोचेगा कि वो खरीदे या नहीं खरीदे, उस व्यंजन को बनाए या नहीं बनाए। खान पान की जो ये मिश्रित संस्कृति है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। मिश्रित संस्कृति से आशय है बच्चों, जब हम अपने घरों में देसी और विदेशी दोनों ही तरह के भोजन तैयार करते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, फास्ट फूड में नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, तरह तरह के पकवान हो गए जैसे जलेबी, मिठाइयाँ, गुजिया, समोसे, ये सारी चीजें जब दोनों एक ही जगह तैयार की जाती हैं तो वह मिश्रित संस्कृति कहलाती है। मतलब हम अपने घरों में इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं, सारी चीजें बनाई जाती हैं, यह मिश्रित संस्कृति है। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष बच्चों, कहने का मतलब है इसके पॉजिटिव वे क्या है हमारे लिए। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। जो गृहिणियां होती हैं, जो बाहरी कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके पास इन सारी चीजों की विधियां मौजूद होती हैं, उनको मेथड पता होती है कि क्या कैसे बनाना है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। बच्चों, यहाँ पर सुयोग से आशय है कोई बहुत अच्छा मौका मिलना, बहुत बढ़िया मौका मिलना या अच्छा अवसर। तो उन्हें सारे व्यंजनों को जानने का, समझने का मौका मिला हुआ है। वे इन सारी चीजों को सीख सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। इन्हें पहले से इन सारी चीजों की जो व्यंजन है ये धीरे 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 करते आए हैं, उन्हें पता चला है, लेकिन इनका जो विशुद्ध रूप है या पवित्र रूप है यह इन्हें पता नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। यहाँ पर जैसा कि हम सभी देखते हैं, आप सभी के घरों में या कभी आपके यहाँ से आपके पापा का ट्रांसफर हुआ होगा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत से उत्तर भारत में गए होंगे, तो वहाँ की जो संस्कृति है, आपका जो खान पान का जो तरीका है, वह कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो हुए होंगे। जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाते हैं तो आप यहाँ के इडली डोसे को वहां ले जाते हैं और वहाँ के छोले कुलचों को आप खाते हैं और यहाँ पर लेकर के आते हैं। कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर उन चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से जब छोले कुलचे भी आप वहां से खाते हैं और यहाँ दक्षिण भारत में आकर के बनाते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी उनका पता चलता है। तो इस तरह से संस्कृति का लेन देन होता है। फिर बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों की व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। वैसे ही जैसे कि अभी हमने देखा कि उद्योग धंधों के कारण इधर से उधर आपके पूरे परिवार जाते हैं, वैसे ही जब दूसरे जगह से, दूसरे प्रदेशों से जब जो बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर बैठते हैं और अपने टिफिन जो आपके खाने का समय होता है उस समय जो आप टिफिन ले जाते हैं, आप
आपकी मम्मी भर के देती हैं, तो वो जब आप वहाँ पे खोलते होंगे तो ज़रूर आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, और शेयर करने में पता चलता है कि एक पुलाव लाया है तो दूसरा रसम लाया है। आप उस चीज़ का टेस्ट भी ले पाते हैं और एकदम डिफरेंट टेस्ट लगता है, जो कि आप एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम खान-पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान-पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिलते हैं। बीज भली-भांति तभी अंकुरित होते हैं जब हम खान-पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत आते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत जाते हैं, या फिर कुछ पश्चिम में जाते हैं या पूरब में जाते हैं, तो आप सभी एक दूसरे की संस्कृति से, एक दूसरे के कल्चर से परिचित होते हैं, और यही चीज हमारी राष्ट्रीय एकता को बांधे रखती है। और सबसे अच्छी बात है, जब हम अपनी खान पान की संस्कृति में दूसरे की संस्कृति को हम लाते हैं, तो ये एक राष्ट्रीय एकता को मजबूती देता है। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मसलन का बच्चों यहाँ पे अर्थ होता है उदाहरण स्वरूप या उदाहरण देना। फॉर एग्जाम्पल, बोली बानी, भाषा भूषा, जब हम सामने वाले की, जैसे यदि कोई उत्तर भारत का दक्षिण भारत आता है तो उत्तर की उसकी भाषा है वो हिंदी होती है, और दक्षिण भारत में कन्नड़ होती है, तमिल होती है, मलयालम होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की भाषा को जानते हैं, उनके रहन सहन, उनके पहनावे को समझते हैं। फिर उसके बाद ये खाने से भी जुड़ी हुई होती है। तो ये सारी चीजें बतानी है एक राष्ट्रीय एकता को, जो कि हम एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे के साथ रह करके, मिल करके हम इस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। बच्चों, पुनरुद्धार यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है, टूटी फूटी या नष्ट हुई वस्तुओं को पुनः ठीक करना। जैसे कि स्थानीय भोजन, स्थानीय भोजन, हम धीरे धीरे इस चीज को भूलते जा रहे हैं कि हमारे स्थानीय भोजन क्या है। इसको हमें भूलने नहीं देना है, बल्कि यदि हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं, पुनरुद्धार करना मतलब कि उसे पुनः इनोवेटिव करना, उसको बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने फिर से रखना। तो स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिसे हम एथनिक कहकर पुकारने, जिसे अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया है। एथनिक मतलब हमारे जो पुराने स्थानीय भोजन है उसे आज की स्थिति में पेश करना सामने वाले के सामने, तो उसे हम एथनिक कहेंगे। ऐसे स्थानीय भोजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ उसको वहां तक नहीं पहुंचाना है कि हमारे जब भी हम जाएं तो हमें 5 सितारा होटल में ही मिले। ये हमारे घरों में भी रहना चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते हैं, पर घर बाजारों से गायब हो जाए, यह एक ऐसा ही दुर्भाग्य होगा। कहने का मतलब यही है कि ये चीजें सिर्फ 5 सितारा होटल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमारे घरों में भी अवेलेबल होना चाहिए, हमारे घरों में भी बनना चाहिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। बच्चों, जैसा कि बताया गया है, अब समोसे समोसे हमने सभी ने खाए हैं। तो पहले हमारे यहाँ जो समोसे बनते थे उसमें मौसमी सब्जियां भरी जाती थी, लेकिन आजकल हम सिर्फ देखते हैं कि उसमें आलू भर के दे दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी मतलब जो समय के हिसाब से मिलता है, जैसे यदि बारिश का समय है तो बारिश के हिसाब से मौसम की जो सब्जियां आ रही है वो उसमें भरी होनी चाहिए। ठंड के हिसाब से उसमें पत्ता गोभी, गोभी, गाजर, मटर, ये सारी चीजें यदि उसमें भरेंगे तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा। तो उन सारी चीजों के लिए कहा गया है कि हमें मौसमी सब्जियों के हिसाब से भी अपने भोजन को बनाना चाहिए। उत्तर भारत में तो व्यंजनों की दुर्गति हो रही है, जो वहां पर अब फटाफट से किया जाता है, जल्दी जल्दी कुछ भी बना दिया जाता है। वो एक क्वालिटी, एक जो उसकी विशेषता है वो अब नहीं रह गई है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। पहले गली मोहल्लों से कहने से मतलब है कि हर जगह वह जो भी खाने की वस्तुएं थी वह मिला करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, वह वहां से गायब हो चुकी है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। बच्चों, तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ना कहने का मतलब है कि हम कुछ चीजों को ऐसा मानते हैं कि यदि हम सामने वाले के सामने उस चीज को खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। स्थानीय भोजन
जैसे मान लीजिए आपके सामने आपका दोस्त पिज्जा बर्गर बहुत पसंद करता है और आपको देसी जलेबियां बहुत पसंद है, लेकिन आपका वो जो दोस्त है वो पिज्जा बर्गर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, इस कारण से आप ये बोल देते हैं, नहीं मुझे भी जलेबियां पसंद नहीं है। यहाँ पर ये कहा जाएगा तथाकथित आधुनिकता के चलते आपने जलेबी छोड़ दी है, जबकि आपको पसंद है। ठीक है, तो अब आया आपको समझ में तथाकथित आधुनिकता क्या कहलाती है। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। बच्चों, पश्चिम का जैसे हम बाहर के जहाँ पे ठंडी जगह है वहां के लोगों के लिए देखें तो वे कॉफी यदि पीते हैं तो उनको वो फायदा करती है, क्योंकि उनको अपने शरीर को गर्म रखना है। लेकिन हम गर्म जगह पर रहें और उसके बाद हम कॉफी पिए तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान करेगी। या हम कुछ ऐसी चीजें खा लें जो कि गर्म हो और हम गर्म जगह पर ही हो, और तब ये चीजें हमें बहुत नुकसान करती हैं। लेकिन हम सिर्फ एक मॉडर्निटी को दिखाने के लिए हम उन चीजों को ले लेते हैं, उन चीजों को अपना लेते हैं, जबकि वो हमारे भोजन में हमारे भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे आप यदि देखते हैं दक्षिण भारत बहुत गर्म होता है, गर्म होने के कारण यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि चावल की तासीर जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। और यहाँ पर यदि हम उस चीज को खाएंगे तभी वो हमारे शरीर के अनुकूल होगा। लेकिन इस चीज को उत्तर भारत के लोग नहीं समझ पाते हैं और वे भी उस चीज को लेने लगते हैं, जिससे कि उत्तर भारत का जो मौसम है, जो वहाँ की जलवायु है, उसके अनुकूल नहीं है। इस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके कारण से वे उस अपने शरीर के अनुकूल वो भोजन नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें बीमारी घेर लेती है। तो बच्चों, यहाँ पर यही कहा गया है कि ऐसी चीजें हमने पश्चिम से अपना ली हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। हम खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है इसमें हम स्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारे स्थानीय भोजन है उसका भी जो लाजवाब टेस्ट है उसको भी हम भूलते जा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्डम गड्ढे होता रहता है। हमने देखा है जब भी हम पार्टी में जाते हैं, किसी के रिसेप्शन में जाते हैं, तो वहां पे वैरायटी हमारे पास बहुत सारी रहती है। जब हम इतने सारे व्यंजनों में को एक साथ लेते हैं तो हमें उसका उतना स्वाद नहीं मिल पाता है, जबकि हम एक अलग से व्यंजन लें और उसे हम चखें, उसका अलग से ही आपको स्वाद मिलेगा। खान पान की मिश्रित संस्कृति या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है कि वैरायटी हमारे पास बहुत आती जा रही है इस मिश्रित संस्कृति में, लेकिन हमें अपने शरीर, हमारी संस्कृति के हिसाब से हमें क्या चुनना है ये हमें ही ध्यान रखना है। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले बच्चों, यहाँ पर एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसा कि यदि आपने कॉफी पी है और उसके तुरंत ही बाद आगे आप नींबू पानी पी लें, तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, यह आपकी बॉडी को बहुत गलत तरीके से प्रभावित करेगा। तो बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम विपरीत प्रकृति वाले भोजन परस लेते हैं, जैसे कि खीर के साथ यदि हम दही बड़ा ले लें, तो ये भी हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करता है गलत रूप से। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, इसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। बच्चों, ये जो खान पान की मिश्रित संस्कृति बनी है, अर्थात हम अपने घर में रोटी सब्जी दाल चावल भी खा रहे हैं, उसके साथ हम बर्गर पिज्जा भी खा रहे हैं, जलेबी समोसा कचौड़ियाँ भी खा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना जरूरी है, हमें जांचते रहना जरूरी है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी जलवायु के लिए कितना उपयोगी है और कितना हानिकारक है। ये चीजें हमें ही डिसाइड करनी है, हमें ही इसके बारे में निर्णय लेना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका यह पाठ पूरा होता है। यहाँ पर बच्चों कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन्हें पहले हम देख लेते हैं। सुयोग, सुयोग अर्थात अच्छा अवसर या बढ़िया मौका। निखालिस, निखालिस का अर्थ होता है पवित्र। मसलन, मसलन का अर्थ होता है उदाहरण स्वरूप या उदाहरण। पुनरुद्धार, पुनरुद्धार का अर्थ है टूटी फूटी या नष्ट हुई वस्तु को पुनः ठीक करना। दुर्गति, दुर्गति का अर्थ है बुरी दशा या अवस्था।
बच्चों यहाँ पर सुयोग लिखा हुआ है। हमने जो शब्द में देखा, हमारे शब्दार्थ में कठिन शब्द सुयोग है। इसे हम उपसर्ग और इसका मूल शब्द अलग से निकालेंगे। सुयोग। यहाँ पर बच्चों मैंने एक शब्द लिखा हुआ है जो कि शब्दार्थ से ही दिया है, सुयोग। सुयोग का मैंने उपसर्ग निकाला है और उसका मूल शब्द अलग किया हुआ है। उपसर्ग में सु है और योग उसका मूल शब्द है। लेकिन बच्चों इसको समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि उपसर्ग क्या कहलाता है। उपसर्ग जब कोई शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर सुयोग था, तो सु कोई अच्छी चीज को कहा जाता है और योग मतलब जोड़ होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब सु और योग को मिलाया तो वह क्या बन गया, सुयोग बन गया। शब्दांश मतलब शब्द का अंश कहलाता है। तो यहाँ पर सुयोग में सु अच्छी चीजों के लिए है और योग मतलब जोड़। तो जब हमने ये सुयोग बनाया तो उससे एक नया शब्द निकल करके आया जिसे हम बोलेंगे सुनहरा अवसर या अच्छा मौका, जिसे हम अच्छा अवसर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उपसर्ग है सु और योग उसका मूल शब्द है। बच्चों संधि विच्छेद को समझने से पहले आपको संधि को समझना जरूरी है कि संधि क्या कहलाती है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और उससे जो नया परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिम धन आलय, यहाँ पर म और आ दोनों जब मिल जाएंगे तो वहां पर तो बन जाएगा हिमालय। यहाँ हिम था और ये हुआ आलय, तो माँ और आ दोनों मिलकर के माँ बन गया। इसलिए यहाँ पर जो एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वह है हिमालय। अब यदि इसका ही मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, हिम धन आलय। यह इसका संधि विच्छेद है। अब आपको समझ में आया होगा कि संधि विच्छेद और संधि क्या कहलाती है। इसको मैं आपको दूसरे वीडियो में और अच्छे से बताऊंगी। अभी हम इतना ही करते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद जिसे पुनरुद्धार हमारा एक शब्द आया हुआ है, इसे मैंने इसका संधि विच्छेद मैंने किया हुआ है पुनः धन उद्धार। तो ये हमारा एक संधि विच्छेद हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका यह पाठ पूरा होता है। आशा है कि आपको यह पाठ पूरा समझ में आया होगा।